हेलो दोस्तों, नमस्ते कलादाब और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे YouTube चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों, आज है संडे और संडे मीन्स द मॉक टेस्ट डे। और आज हम लोग हमारे इस चैनल के 11th मॉक टेस्ट और इस सीज़न के 5th मॉक टेस्ट के साथ हाजिर हैं। और इस बार मैंने मॉक टेस्ट को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और लीगल और करंट अफेयर्स ओरिएंटेड बनाया है। मैंने इस मॉक टेस्ट में वर्बल, नॉन वर्बल और जो हम लोग जिसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को नहीं डाला है, मगर इसमें मैंने वैरायटी ऑफ लीगल स्पेक्ट्रम को टच किया है, प्लस हमारे करंट अफेयर्स और इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चंस को भी इसमें बहुत हेवीली पोस्ट किया है। दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप लोग तैयार हो जाएं, अपने रजिस्टर को ले लीजिए, अपनी OMR शीट्स को ले लीजिए और मार्क करना शुरू कर दीजिए आज के इस मॉक टेस्ट को। इस मॉक टेस्ट की डिफ़िकल्टी लेवल को मैं 4 आउट ऑफ 5 दूंगा और इसमें मैं मानता हूं कि अगर 70 से ज़्यादा क्वेश्चन कोई बच्चा सही कर रहा है तो उसका जो प्रिपरेशन है वो एकदम सुपर ट्रैक पर है। और अगर कोई बच्चा इसमें 55 प्लस क्वेश्चंस को आंसर जो है सही दे रहा है, दैट्स कोट अनकोट नेगेटिव मार्किंग, तो उस बच्चे का जो प्रिपरेशन है वो भी ट्रैक पर है, बट उसको थोड़े से एफर्ट्स और डालने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, 55 बिलो के लिए वही बात है कि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और जिन बच्चों के 70 से ज़्यादा आंसर सही आ रहे हैं या जिन बच्चों के 80 प्लस आंसर सही आ रहे हैं, उन सब बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वो लोग अपनी प्रिपरेशन पे और फोकस रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हमारे मॉक टेस्ट अच्छे हो रहे हैं तो हम अपनी जो प्रिपरेशन है उससे फोकस हटा लेते हैं। तो दोस्तों, सभी बच्चों के लिए जो इस मॉक टेस्ट को देने वाले हैं, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। वीडियो को एंड तक देखें। मॉक टेस्ट को करने का सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन को पॉज करें, अपने क्वेश्चन का आंसर अपनी OMR शीट और अपने रजिस्टर पे मार्क करें और उसके बाद वीडियो को फिर प्ले करें। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन जो आंसर गलत है सुननी है तो आराम से ढंग से एक्सप्लेनेशन को सुने। टाइम बाउंड मॉक टेस्ट को ना रखें, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ बहुत सारे बच्चों को कि जो मॉक टेस्ट है वो टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हमारा एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसके अंदर आपको टाइम की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 2 घंटे के अंदर आप इजीली सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी समय को बर्बाद करें, आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन हमने इस मॉक टेस्ट में डाले हैं। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है सबसे पहला सवाल, जो कि है हिंदू मैरिज एक्ट से। विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विद डाइवोर्स पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि पर्सनल लॉ में हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एक्ट, और अगर आप पर्सनल लॉ मुस्लिम्स का कर रहे हैं तो उसमें मोहम्मडन लॉ के कंसेप्ट को आपने ओवरव्यू और ब्रश करना है। हिंदू मैरिज एक्ट बहुत ही छोटा सा एक्ट है जिसके कुछ गिने चुने सेक्शंस हैं। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप उनके सेक्शंस को एक बार 2 दिन आपको लगेगा सिर्फ ब्रश अप कर लीजिए कि डाइवोर्स का सेक्शन कहाँ पे है, ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स के सेक्शंस कहाँ पे है, स्पिंदार रिलेशनशिप्स के बारे में क्या क्या गया, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स के बारे में क्या किया गया, एक बंदे के वो डाइवोर्स लेने के बाद रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में क्या बोला गया है, और क्या कहते हैं कोर्ट की जुडिशियल सेपरेशंस के बारे में क्या बोला गया। थोड़े से ऐसे कंसेप्ट को आप ब्रशअप कर लीजिए। उसी के तरीके से अगर आप ब्रशअप नहीं कर पाते तो मॉक टेस्ट में मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शंस को कवर करूँ ताकि आप उनको थ्रू मॉक टेस्ट लर्न कर पाएँ या रिवाइज कर पाए। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें डाइवोर्स के होने के बाद बंदा दोबारा शादी कब कर सकता है, तो उसको जो दिया गया है दैट हैज बीन गिवन इन सेक्शन 15। The right answer of this question is A, section 15. सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विद, तो अब मैंने बताया था हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शंस को मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम आप लोगों को कवर कर लूं। और अगर जिन बच्चों ने पर्सनल लॉ पढ़ना शुरू कर दिया है तो वो इन सेक्शंस को जरूर पढ़े जिनके मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। द आंसर इज परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। आपको पता होगा कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी वाइफ को मेंटेनेंस मिलता है और CRPC के अंदर भी मेंटेनेंस मिलता है। CRPC का मेंटेनेंस 125 के अंदर है, हिंदू मैरिज एक्ट का मेंटेनेंस 25 के अंदर है। इसको आप इस तरीके से याद रख लीजिए, CRPC 125, हिंदू मैरिज एक्ट 25। CRPC और हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मिलने वाले एलिमनी और क्या कहते हैं मेंटेनेंस में फ़र्क क्या है कि जो 125 के अंदर है वो मेंटेनेंस चाइल्ड, पेरेंट्स और वाइफ तीनों को मिल सकता है, मगर इसके अंदर का जो मेंटेनेंस है वो सिर्फ और सिर्फ वाइफ के लिए है, यानी आपका मैरिज के अंदर है। अगला क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स अबाउट द जुडिशियल सेपरेशन। मैं आपको बताया था जुडिशियल सेपरेशन डाइवोर्स से पहले की प्रक्रिया है। डाइवोर्स के बाद तो आप लोग, डाइवोर्स इज समथिंग अ काइंड ऑफ
thing which cannot be retreated by a court, बट जुडिशियल सेपरेशन इज अ कंसेप्ट विच कैन बी रिट्रीटेड बाय द कोर्ट। एक आपको डाइवोर्स से पहले कुछ समय के लिए कोर्ट अलाउ करता है कि आप अलग अलग रह सकते हैं और आप लोग उस समय में रिकॉन्साइल कर सकते हैं अगर आप लोगों को वापस आना है, और कोर्ट में बाय थ्रू एप्लीकेशन आप लोग अपना जुडिशियल सेपरेशन या डाइवोर्स की जो प्ली है उसको वापस ले सकते हैं और फिर कोर्ट आपके जो कॉन्जुगल राइट्स हैं उनको रिस्टोर कर देगा। तो जो जुडिशियल सेपरेशन की बात हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर की गई है, दैट इज बीन डन इन सेक्शन 10। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको बता सकूँ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट डिग्रीज ऑफ प्रोबेट रिलेशन। दोस्तों आपने डिग्री ऑफ प्रोबेट रिलेशन को बहुत ढंग से पढ़ना है। आप अगर डेफिनेशन के पार्ट में ही जाएंगे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर तो आपको प्रोबेट रिलेशन के बहुत सारे वो मिल जाएंगे कि कौन कौन से रिलेशन प्रोहिबिटेड हैं। इसके अंदर ऑप्शन दिए गए रिलेशन टाइड टू बाय फुल ब्लड और हाफ ब्लड। फुल ब्लड और हाफ ब्लड में ऑलरेडी अपने लास्ट टेस्ट में बता चुका हूँ क्या डिफरेंस होता है। एंड लीनियर असेंडेंट क्या हो गया आपका, वही परदादा, दादा एंड फादर एंड देन यू। रिलेशन बिटवीन इलिजिमेट ब्लड रिलेशन। दोस्तों इलिजिमेट जो ब्लड रिलेशन क्या होता है, इलिजिमेट जो चाइल्ड है वो किसे कहा जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर मैरिज से पहले, हिंदू मैरिज के अंदर कोई बच्चा अगर किसी शादी से पहले हो जाता है तो इलिजिमेट चाइल्ड कहा जाता है। और इलिजिमेट ब्लड रिलेशन मतलब क्या होगा कि एक पेरेंट्स, एक कपल थे जिन्होंने शादी से पहले बच्चा पैदा कर लिया, उसको उन्होंने शादी करी तो उन्होंने एक और बच्चा पैदा कर लिया, तो ये दोनों के दोनों बच्चे जो हैं इलिजिमेट ब्लड रिलेशन से जो है वो कनेक्टेड हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो दोस्तों इसमें से कौन सा जो रिलेशनशिप है वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आता, तो इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है। सारे रिलेशनशिप जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स में आते हैं। आपको फुल ब्लड हाफ ब्लड के बीच में भी आप रिलेशनशिप नहीं रख सकते, लीनियर असेंडेंट्स के बीच में आप रिलेशनशिप रख ही नहीं सकते, और लेजिटिमेट ब्लड रिलेशन भी अगर आपका है तो आप रिलेशनशिप एक दूसरे से नहीं रख सकते। तो ऑल ऑफ द अबव इज अ right answer. A child of Hindu marriage act which is null and void or which is annulled by decree of nullity has the right to inherit the property of। तो अगर कोई मैरिज नल एंड वॉइड हो जाती है, यानी कोई मैरिज है, एक बच्चा है जिसकी जो एक ऐसी मैरिज से पैदा हुआ है जो इलिजिटिमेट है और जो अनल हो चुकी है, तो अगर वो बच्चा आगे जाए तो किस किस की प्रॉपर्टी उसका हक होता है। दोस्तों उसका हक दोनों की प्रॉपर्टी पे होता है, फादर एंड मदर की। आफ्टर द डिक्री ऑफ नलिटी के बाद वो दोनों की प्रॉपर्टी पे अपना राइट रखता है, जो मदर की है और जो फादर की है, दोनों की। अगला है इन द केस ऑफ अडॉप्टिंग सन बाय हिंदू मेल द सन मस्ट बी लेस देन। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था एक एज के थ्रू में कि आपको अगर कोई चाइल्ड अडॉप्ट करना है तो उसका एडॉप्शन एक्ट के अंदर बहुत सारे कंडीशंस दी गए हैं। तो उस कंडीशन से एक है कि इन द केस ऑफ अडॉप्टिंग अ सन बाय हिंदू मेल, अगर कोई आदमी एक सन को अडॉप्ट कर रहा है तो उसके और सन के बीच में जो डिफरेंस है दैट शुड बी ऑफ 15 ईयर्स। अगर कोई लेडी कर रही है तो उसके और सन के बीच में डिफरेंस कितना है होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। अकॉर्डिंग टू हिंदू एडॉप्शन लॉज विच कैटेगरीज ऑफ फीमेल्स आर परमिटेड अडॉप्ट चाइल्ड। तो इसमें पूछा गया कि कौन सी टाइप की फीमेल्स हैं जो बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। अनमैरिड फीमेल कर सकती है क्या मैरिड फीमेल कर सकती है, विडो और डाइवोर्स फीमेल कर सकती है। ऑल ऑफ दोस्तों आपको मैं बता दूं हर प्रकार की महिला जो है बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। उस पर कंडीशन होती है कि महिला को अगर मैरिड है तो उसे अडॉप्ट करने से पहले अपने हस्बैंड से कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर अनमैरिड है तो एक स्पेसिफिक एज गैप होना चाहिए उसके और अगर वो किसी मेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर रही है तो उसके बीच में। तो ये कंडीशंस आपको पढ़नी है एडॉप्शन एक्ट में, जस्ट ब्रश देम अप। इसमें से 4-5 क्वेश्चन आएंगे, सो यू नीड टू ब्रश देम अप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, अ पर्सन इज रिलेटेड टू अनदर थ्रू यूटरनाइन ब्लड बट नॉट होनली थ्रू मेल विल बी कॉल्ड। मैंने आपको क्या बताया था, यूटरनाइन ब्लड क्या होता है, एक माँ है अलग अलग फादर्स हैं, यानी एक ही यूटरनाइन, यानी हम जो कहते हैं ना क्या कहते हैं यूटरनल जो फीमेल का होता है यूट्रस, तो उसके थ्रू जो बच्चा पैदा हुआ है, यानी एक ही यूट्रस से जो एक यूटरनाइन से जो बच्चा पैदा हुआ है, यानी एक फीमेल से जो बच्चा पैदा हुआ है और उसके फादर अलग अलग है, तो उसे कहते हैं दे आर कनेक्टेड विद यूटरनाइन ब्लड। ठीक है, तो इसमें क्या है, ब्लड डू नॉट होली थ्रू मेल्स विल बी कॉल्ड एज, सो द पर्सन इज कॉल्ड एज कॉग्नेट। कॉग्नेट, एग्नेट, ये भी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी जब आप पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, उसके अंदर आपको सब डेफिनेशंस मिल जाएंगी। अगला है अंडर मोहम्मदन लॉ व्हाट कैन बी द मिनिमम शेयर ऑफ हेयर्स फ्रॉम डिसीज्ड एस्टेट आफ्टर पेमेंट ऑफ फ्यूनरल चार्जेस एंड डेट्स अनलेस ही गिव कंसेंट फॉर लेस शेयर। तो एक मोहम्मदन लॉ के अंतर्गत जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके हेयर्स का शेयर कितना रहता है उसकी प्रॉपर्टी में आफ्टर कवरिंग अप ऑल द एक्सपेंसेस विच इज रिगार्डिंग टू दी फ्यूनरल चार्जेस और डेट्स, तो वो दैट इज 2/3। ऑलवेज रिमेंबर 2/3 प्रॉपर्टी जो है मोहम्मदन लॉ के अंदर हेयर्स को जाती है। तो द सी इज द राइट आंसर।
10 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड ऑब्जेक्ट ऑफ वकफ अंडर मोहम्मदन लॉ। आपको पता वकफ बोर्ड मोहम्मदन लॉ के अंदर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करता है और अलग अलग स्टेट में वकफ बोर्ड हैं, प्लस उनके चेयरमैन हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के ओखला से एमएलए अमानतुल्लाह इज द चेयरमैन ऑफ वकफ बोर्ड। वकफ बोर्ड के बहुत सारे फंक्शंस हैं। इट्स बेसिकली काइंड ऑफ अ बॉडी लाइक बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उसके वकफ बोर्ड के बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़ें इन डिटेल। तो ये कह रहा है कि वकफ बोर्ड के इनमें से कौन सा फंक्शन जो वकफ बोर्ड का फंक्शन नहीं है। ग्रांट टू एन ईदगाह, ठीक है, पेमेंट ऑफ मनी टू फकीर्स, रीडिंग ऑफ कुरान एंड रिसाइट ऑफ प्रेयर्स फॉर वेलफेयर ऑफ सोल ऑफ द डिसीज, द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरोबर। तो इसका जो है दैट इज थर्ड इज द राइट आंसर की थर्ड रीडिंग ऑफ कुरान रिसाइट ऑफ प्रेयर इज नॉट अ वर्क ऑफ वकफ बोर्ड। वकफ बोर्ड का वर्क इज मोर अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द लैंड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मुस्लिम fraternity plus working for the betterment of the poor and underprivileged people in the Muslim community. So दोस्तों 11th the Madrid Protocol was brought into force in India through the amendment. तो Madrid Protocol पहले तो आपको जानना है ट्रेडमार्क के रिलेटेड में क्या है मैड्रिड प्रोटोकॉल और वो लाया किस अमेंडमेंट के थ्रू गया। तो आपको बता दूं ट्रेडमार्क का अमेंडमेंट जो हुआ था 2010 में हुआ था। दैट्स 1 इज द राइट आंसर। द ट्रेडमार्क कैन बी रिमूव फ्रॉम द रजिस्ट्रार फॉर नो यूज ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर एक ट्रेडमार्क आपने ले लिया है और आप उसका यूसेज नहीं कर रहे हैं तो कितने साल तक आप उसका यूसेज नहीं करेंगे तो वो डेड हो जाएगा। तो द आंसर इज 5 years। तो 5 years तक इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर ट्रेडमार्क तो वो डेड हो जाता है, उसको रजिस्ट्रार वापस ले सकता है। सेक्शन 9 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट कंटेन्स अ प्रोविजन ऑफ, देखिए ट्रेडमार्क एक्ट जो है वो भी एक छोटा सा एक्ट है, उसके आप इंपॉर्टेंट सेक्शन को पढ़िए। देखिए सेक्शन 9 एंड 11 ट्रेडमार्क के बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। 9 टॉक्स अबाउट द एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन ऑफ अ ट्रेडमार्क एंड 11 टॉक्स अबाउट द रिलेटिव ग्राउंड। तो दिस इज टॉक अबाउट द एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल और रिजेक्शन ऑफ अ ट्रेडमार्क। तो A1 इज द राइट आंसर। And the next question is, can the registration of trademark be made to continue perpetually? तो how it's can you perpetually, मतलब आपको पता है ट्रेडमार्क का एक लिमिट होता है फॉर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ईयर्स के लिए ट्रेडमार्क मिलता है, लाइक पेटेंट, लाइक कॉपीराइट। तो पहले तो अभी बताइए कितने ईयर्स के लिए ट्रेडमार्क मिलता है, नीचे कमेंट बॉक्स में पिछले मॉक टेस्ट में सवाल पूछ चुका हूँ। तो उसको अगर हमें रिन्यू कराना है तो उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका होगा बाय रिन्यूइंग इट अपॉन इट्स एक्सपायरी। ठीक है, नथिंग फिशी नथिंग इज, बहुत ईजी तरीका, आप ट्रेडमार्क को रिन्यू करा सकते हैं और आफ्टर इट्स एक्सपायरी। इंडिया बिकेम ए सिग्नेटरी टू पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी पीसीटी। तो पीसीटी को इंडिया ने साइन किया था 1998 में। टॉक्स अबाउट द पेटेंट्स एक्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड 16 क्वेश्चन, फॉलोइंग ए पर्सन आर एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर पेटेंट्स। कौन सा पर्सन जो है पेटेंट अप्लाई कर सकता है? ए पर्सन क्लेमिंग टू बी द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन, ओके। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फर्स्ट इन्वेंटर, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। एनी पर्सन हु इज असाइनी ऑफ द फर्स्ट इन्वेंटर। तो दोस्तों इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। जो भी बंदा फर्स्ट इन्वेंटर को असाइन करेगा या फर्स्ट इन्वेंटर खुद हो तो वो सब के सब अप्लाई कर सकते हैं पेटेंट के लिए। 17, इन विच ईयर डिड इंडिया एनैक्ट द कॉपीराइट एक्ट? देखो जितने भी एक्ट्स आप पढ़ रहे हो, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे वो हमारा ये कॉपीराइट के एक्ट हो, चाहे वो अपना पेटेंट एक्ट हो, चाहे ट्रेडमार्क एक्ट हो, आप इनके हमेशा ईयर जरूर पढ़े। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, अगर आपने इसका ईयर ही नहीं पढ़ा होगा तो आप ये कर ही नहीं पाएंगे, वरना इतना आसान क्वेश्चन है। तो कॉपीराइट एक्ट जो इंडिया के अंदर 1957 के अंदर आया था, ट्रेडमार्क एक्ट कब आया था वो बताइए कमेंट बॉक्स में, और पेटेंट एक्ट कब आया वो बताइए कमेंट बॉक्स में, कॉम्पिटिशन एक्ट कब आया वो बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ऑथर इन द केस ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स मीन, जैसे कि बुक के अंदर ऑथर होता है, तो इन केस ऑफ सिनेमाटोग्राफी फिल्म यानी एक फिल्म के अंदर ऑथर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है कंपोजर, प्रोड्यूसर, सिंगर एंड डायरेक्टर। दोस्तों कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, मगर अगर आपने पेटेंट्स को कॉपीराइट के एक्ट को अगर ढंग से पढ़ा है तो आपको पता होगा द प्रोड्यूसर इज द पर्सन हु इज नोन एज द ऑथर ऑफ द फिल्म, ठीक है। व्हाट वाज द पनिशमेंट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट? एक कॉपीराइट को इन्फ्रिंज करने की पनिशमेंट क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और इसमें से जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 1, इट इज फॉर 6 months to 3 years एंड फाइन ऑफ 50,000 rupees to 2 lakh rupees. Copyright is it a positive right? Is it a negative right? Is it exclusive right or is it 1 and 3? तो दोस्तों the answer is both 1 and 3. It's a positive right and it's exclusive right. Exclusive right of that person जिसने जो कंटेंट है वो बनाया है, और पॉजिटिव राइट है क्योंकि उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट व्हेन द कंसेंट ऑफ पार्टी इज नॉट फ्री द कॉन्ट्रैक्ट इज। सो दोस्तों अगर किसी पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, वैलिड होगा, इलीगल होगा। आंसर इज वॉइडेबल। बहुत सारे बच्चे वॉइड और वॉइडेबल के बीच में कंफ्यूजन, मैं आपको बता दूं वॉइड मतलब होता है कि वो जीरो हो गया, और वॉइडेबल का मतलब होता है कि वो जीरो हो सकता है बट एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टी।
तो जब हम बात करते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन की, जब हम बात करते हैं कोअर्जन की, जब हम बात करते हैं फ्रॉड की, जब हम बात करते हैं ऐसे कंसेंट जिसमें फ्रीली कंसेंट ना लिया गया हो, तो उसके अंदर जो आपका जो आंसर है वो हमेशा अवॉइडेबल होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के साथ किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, बट वो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है बाय चांस वो फ्रॉड के बावजूद भी बहुत अच्छा निकल गया है। यानी किसी व्यक्ति ने आपसे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, मान लेते हैं एक इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन करा लिया, और आपने इसलिए साइन कर दिया क्योंकि आपको उस व्यक्ति पे भरोसा था है, मगर आप एक तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगल टर्म्स में तो वो गलत है, मगर अगर आपको उस इंश्योरेंस से बहुत फायदा हो रहा है और आगे जाके आपको पैसे मिल रहे हैं, तो क्या वो वॉइड होगा? तो फिर आपको पैसे मिलना बंद हो जाएंगे। तो इसलिए उसे वॉइडेबल रखा गया ताकि आपके ऑप्शन पे अगर आप चाहें, अगर आपको उसमें लॉस हो रहा है तो आप उसे वॉइड करा दें, नहीं तो आप उसको चलने दें। तो कंसेंट पार्टी इज नॉट फ्री, वॉइडेबल। माइनर्स लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू हिम। दोस्तों माइनर की लाइबिलिटी जब नेसेसरी उसे सप्लाई की जाती है, मैं आपको बता दूं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर माइनर की कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, जीरो लाइबिलिटी है। इवन दो इफ ही गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, इवन इफ he also have क्या कहते हैं immunity from the principle of estoppel, यानी उसने एक बार अपने आपको झूठे रूप में बताया कि मैं 18 साल प्लस हूं, बट वो लिटिल में 18 साल के नीचे, अगर वो ऐसे फ्रॉडलेंटली भी कॉन्ट्रैक्ट में घुस जाए और उस कॉन्ट्रैक्ट से फायदा ले ले, तब भी उसकी माइनॉरिटी जीरो है। मगर जब हम नेसेसरीज की बात करते हैं, जब उसको माइनॉरिटी को उसके बचपन के दौरान कुछ नेसेसरी चीजें, चाहे वो खाना पानी रहना, प्रोवाइड कराया गया है बाय सम मेजर पर्सन, बाय सम वन हु इज क्लोज टू हिम, तो उसको उसकी लाइबिलिटी जो है वो पे करनी पड़ेगी। बट वो पे वो पैसों से नहीं करेगा, वो पे अपने प्रॉपर्टी के रूप में करेगा, प्रॉपर्टी के थ्रू करेगा। तो इस अगेंस्ट ओनली माइनर्स प्रॉपर्टी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now we talk about 23. Which of the following statement is not true about minor's position in firm? So he cannot become a partner in existing firm. He can become partner in existing firm. He can admit only to the benefits of an existing firm. He can become partner. मैंने क्या बताया था? बेनिफिट्स के सारे फायदे माइनर्स के हैं, बट उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है एक्सेप्ट द वन इन द केस ऑफ नेसेसरीज। तो इसका आंसर सी इज द राइट आंसर। द थ्रेट टू कमिट द सुसाइड फॉर कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट्स टू, अगर मैं सुसाइड करने के लिए थ्रेट दे रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो क्या माना जाएगा? तो दोस्तों दैट वुड बी काउंट एज द कोवर्जन। कोवर्जन मतलब क्या होता है? एक तरीके से दूसरे बंदे को फोर्स करना। 25 द कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज बाय नोवेशन व्हिच मींस द, दोस्तों देखो कॉन्ट्रैक्ट में नोवेशन ऑल्ट्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नोवेशन बेसिकली क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स हैं, जो उसका बेसिक टर्म्स थी, उनको ही स्वैप कर दिया जाता है, और ऑल्ट्रेशन क्या होता है? उसमें छोटे चेंजेस करे जाते हैं इन द टर्म्स एंड कंडीशन। तो जो इसमें जो आंसर है दैट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ न्यू वन, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बिल्कुल ही उसकी जो टर्म्स है उसको स्वैप कर दिया गया, यानी उसको एकदम हटा दिया गया, विद रिप्लेस कर दिया गया विद सम अदर न्यू टर्म्स। सो द आंसर इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू वन इज द राइट आंसर। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज बाय रेसिशन व्हिच मींस द, मैंने बताया था जो हमारा पीछे में जो क्वेश्चन था हमारा, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, नोवेशन कर रहे हैं, उसके रिसीजन भी होता है। रिसीजन का जो कॉन्ट्रैक्ट में मतलब होता है बेसिकली वो होता है कॉन्ट्रैक्ट को बंद करने का। तो इसमें क्या है? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज बाय रिसीजन विच मीन्स द, इसमें ऑप्शन क्या हो गया इसका? कैंसिलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट को बंद करना। रिसीजन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट को बंद करना। तो डी इज द राइट आंसर। अब 27 क्वेश्चन, A sells the goodwill of his business to B and agrees him with to refrain from carrying on a similar business with the specified local limits। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो किसी को शादी करने से रोकता है, किसी को ट्रेड करने से रोकता है, किसी को कोर्ट जाने से रोकता है, वो सारे सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं। मगर इनका एक्सेप्शन है। जिस प्रकार से शादी के अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिस प्रकार से कोर्ट के अंदर भी कुछ एक्सेप्शन है, उसी प्रकार से जो ट्रेड के अंदर भी एक्सेप्शन है, जो है सेल ऑफ गुडविल। यानी आप जब अपना किसी को ब्रांड नेम सेल कर रहे हैं, जब आप अपने किसी को फ्रेंचाइजी सेल कर रहे हैं, आप अपने किसी को गुडविल सेल कर रहे हैं, तो आप उस बंदे को बोल सकते हैं भैया आप इस स्पेसिफिक दायरे के अंदर ही बिजनेस करेंगे, इसके बाहर आप नहीं कर सकते। तो आप उसको ट्रेड करने से रोक रहे हैं कहीं और पे, मगर ये गलत नहीं होगा क्योंकि गुडविल के प्रोसेस के अंदर आप इसको लीगली कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप जो अपनी गुडविल सेल कर रहे हैं तो वो आपके अगर अगेंस्ट यूज करी जाए तो आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। 27 का आंसर है ए। A agrees to pay ₹500 to B if it rains and B promises to pay like amount to A if it doesn't rain. This agreement is called, तो दोस्तों this is a wagering agreement। बहुत सारे बच्चे कंटिजेंट और वेजरिंग एग्रीमेंट के बीच में कंफ्यूज रहते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कंटिजेंट और वेजरिंग एग्रीमेंट के बीच जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो वेजरिंग एग्रीमेंट है दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन दी लक, टोटली डिपेंडेंट अपॉन दी
किस्मत कह लें, टोटली डिपेंड अपॉन दी एकदम अनसर्टेनिटी। मगर जहाँ पे वेजरिंग, जहाँ पे कंटिजेंट की बात होती है वो बहुत ही क्या कहते हैं डिपेंड करता है, वो एक सेकेंडरी पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का होता है, मेन पार्ट नहीं होता। जबकि वेजरिंग में जो मेन पार्ट है वही लक है। इसके अंदर कंटिजेंट के अंदर जो सेकेंडरी पार्ट है उसमें बाय चांस है। इट्स नॉट अबाउट लक, इट्स नॉट अबाउट सट्टा। फॉर एग्जाम्पल हम कंटिजेंट की बात करें तो हम इंश्योरेंस में बात कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो हम उसको इतनी पेमेंट देंगे। मगर कॉन्ट्रैक्ट की वो सेकेंडरी टर्म अगर किसी बंदी की डेथ हो जाती है, उसकी जो प्राइमरी टर्म्स है वो तो अलग है कि आपको इंश्योरेंस के क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए जब हम बात करते हैं वेजरिंग की तो क्या बात आई है, सीधा बारिश होएगी तो पैसा मिलेगा, सिक्का उछाला तो ये आया तो पैसा मिलेगा, दो घोड़ों की रेस लग गई ये जीता तो पैसा मिलेगा। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, दीज आर डिपेंडेंट अपॉन लक एंड स्पॉन्टेनियस फैक्टर्स। मगर मगर कंटिजेंट जो है बेसिकली वो एक सेकेंडरी फैक्टर्स हैं पे वर्क करता है, और वो वेजरिंग की तरह इतना लक ओरिएंटेड या स्पॉन्टेनियस नहीं होता। तो इसके अंदर जो है वो बारिश की बात हो रही है, बारिश एकदम स्पॉन्टेनियस और लक ओरिएंटेड चीज़ है, उसके अंदर कोई सेकेंडरी पार्ट नहीं है, प्लस वो मेन पार्ट है। प्लस वेजरिंग और कंटिजेंट में क्या है, वेजरिंग एक इलीगल, जितने भी इलीगल काम है वो वेजरिंग के अंदर आएंगे, जितने भी लीगल काम है वो कंटिजेंट के अंदर आएंगे। तो ये कुछ डिफरेंस है जो मैंने आपको बताए हैं। आप लोग पूछते रहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मगर ये जो है ये मेजर डिफरेंसेस हैं। A and B put bet on Hira, the Moroccan horse in Derby race in Mumbai. Decide. So दोस्तों आप लोगों ने अगर ढंग से वेजरिंग के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हॉर्स रेस 500 रुपीज़ तक की बेट तक जो है इंडिया में वैलिड है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में देखें बेट ऑन हॉर्स इन इंडिया, क्योंकि डर्बी अंग्रेजों के ज़माने का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो 19th सेंचुरी का लॉ है और अंग्रेज़ों के ज़माने की लॉ है। और उस समय जो डर्बी रेस होती थी उसको लीगल माना जाता था, और बहुत सारे जो हमारे इतने सारे डर्बी ग्राउंड्स हैं उनके अंदर आपको आज भी बैटिंग करते लोग मिल जाएंगे। द कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज कंसिडर्ड अनलॉफुल इफ इट इज, कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज कंसिडर्ड अनलॉफुल, यानी जो एग्रीमेंट की कंसिडरेशन है वो लॉफुल क्या है अगर इट्स फॉरबिडन बाय लॉ, ओके, इट्स फ्रॉडलेंट, इमोरल एंड वेरी एक्सपेंसिव। दोस्तों वेरी एक्सपेंसिव से कुछ लेना देना नहीं है, या प्राइस का कम होने से ज़्यादा उनसे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ 50,000 गिर दिया उसे 1 रुपये में बेच रहे हैं वो कंसिडरेशन मानी जाएगी, उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। बाकी फैक्टर्स जरूर प्ले करते हो, तो 1, 2 and 3 यानी ए इज द राइट आंसर। दैट अमाउंट शुड नॉट बी फ्रॉडलेंट, दैट अमाउंट शुड नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ एंड इट शुड बी इमोरल। तो जो 1, 2, 3 है दैट इज द राइट आंसर ऑफ 30। डैमेजेस अवॉइडेड बाय टॉर्ट इज लायबिलिटी आर, तो आपको पता होगा टॉर्ट के अंदर जो है हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाते हैं, दैट्स बी। The liability of master for act of his servant in tort is called as vicarious liability. Vicarious liability C is the right answer. The case of Rayland versus Fletcher has laid down the principle of, it talks about the strict liability. Strict liability, absolute liability आप लोगों को पढ़ना है टॉर्ट के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। absolute liability का लीडिंग केस जजमेंट इंडिया के अंदर कौन सा है कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड strict liability और absolute liability के अंदर फर्क है वो भी आप जानिए। strict liability का जो केस है Rayland versus Fletcher, that is one of the leading case, and if you haven't gone through it, definitely go through it. The principle of ubi jus remedium was recognized in, किस केस के अंदर ubi jus EB remedium, यानी जहाँ पे आपकी रेमेडी है वहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा, यानी जहाँ पे आपकी इंजरी हुई है वहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा। ये किसके अंदर आया था? तो दिस केम अंडर द एशबे वर्सेस वाइट केस, वेरी फेमस केस एशबे वर्सेस वाइट। ओके, 35 द मैक्सिमम रेस एस्पा लोकेटर, रेस एस्पा लोकेटर, द फैक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। फैक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ क्या है? एक तरीका, इज इट अ रूल ऑफ लॉ, इज इट अ रूल ऑफ प्रोसीजर, इज इट अ रूल ऑफ एविडेंस, इज इट अ रूल ऑफ नेग्लिजेंस? आंसर इट्स रूल ऑफ एविडेंस। फैक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, जब कोर्ट में जब जज के सामने फैक्ट्स रखे जाते हैं तो जज बोलता है रेस इस पर लॉकेटर, यानी ये जो फैक्ट है ये अपनी बात अपने आप ही बयां कर रहे हैं, और वो एक एविडेंस का प्रोसेस है, इसलिए द आंसर इज रूल ऑफ एविडेंस। सो इट्स 35। When innuendo is proved, innuendo basically defamation is done in 3 parts: is libel, slander, and innuendo. Innuendo is kind of a defamation in which the person says something which sounds very normal but actually it is defaming. तो उसी के बारे में इस समय पूछा गया 4 ऑप्शन में, और जो इसमें राइट आंसर है दैट्स ए, the words which are not defamatory in ordinary sense but may become defamatory. ठीक है। 37 which of the following are the exception to the strict liability rule, जो strict liability rule है उसके exceptions क्या हैं? So they talk about voluntary unfit injury, that means अगर बंदा खुद ही उस इंजरी के लिए अपने आप को वॉलंटरी अप कर रहा है। विस मेजर मतलब कुछ अगर गॉड ग्रेस कुछ हैपनिंग हो जाए, इट्स लाइक अ फोर्स मेजॉर, कुछ ऐसी भगवान की कृपा हुई या भगवान का प्रलय आ गया, दैट इज कैन इट बी, यस इट्स कैन बी वेरी मच द ग्राउंड फॉर
गेटिंग अवे फ्रॉम द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी यानी कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कोई काम कर रही है, क्या वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से बच सकती है? दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, सारी केसेस में आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से बच सकते हैं। 38 tort, which is derived from the Latin term totum, is, so what is totum? Is totum an English word? Is totum a French word? Is a Spanish word? Is a Latin word? So दोस्तों it's a French word. B is the right answer. 39 tort is a civil wrong for which remedy is a common law action for unliquidated damages and which is not exclusive the breach of contract or the breach of trust or merely equitable obligation. This definition of tort, तो आप पढ़िए इस definition of tort को और आपको पता चल जाएगा कि tort की सबसे ज़्यादा precise definition अगर किसी बंदे ने दी that was given by Stallman, so that the answer is B of this। और आप Stallman की definition को भी पढ़िए। tort की 3 definitions दी हैं अलग अलग जूरिस्ट फिलोसफर्स ने, उन तीनों डेफिनेशंस को आप लोग पढ़ें और डिफरेंस उनमें ज़्यादा नहीं है बट स्टिल you need to go through them. Supreme Court India, which of the following is held where the pregnancy occurred despite sterilization operation, compensation can be avoided only if failure of operation is attributable to the negligence of doctor and not to the due to the natural causes. So ये जो sterilization का केस था that came up in स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस शिवराम, जिसके अंदर बोला गया था कि डॉक्टर की नेग्लिजेंस हुई तभी जो स्टेरिलाइजेशन से प्रेगनेंसी रोकने का कोशिश की जाती है, बट अगर वो दोबारा हो गई तो अगर ऐसा कोई केस होता है मेडिकल तो डॉक्टर ने अगर नेग्लिजेंस की है तभी भी वो उसके लिए लाइबल माना जाएगा। अगर वो नेचुरल इंस्टेंस में कुछ हो रहा है तो दैट शुड नॉट बी लाइबल। Which Indian cricketer became the first woman to take 250 ODI wickets? Answer is Jhulan Goswami, क्योंकि Jhulan Goswami is a very renowned bowler of India and she's been bowling from a very long time, so Jhulan Goswami is the right answer. Next question is 2026 FIFA World Cup will be hosted by which country? अभी 2022 में जो FIFA World Cup होना है that's going to be happen in Qatar, but what is the next country after 2022? That is the answer is Canada, USA and Mexico। 3 countries मिलके इसे organize कर रही हैं। Who among the following is the composer and singer of the official theme song of Indian Olympic team? So that was sung by Mohit Chauhan. What is that theme song? What is the name of the theme song? Comment in the description, in the comment box down below. The cricketer team, which country was the first in the world to play and win the 100th one-day international? आपको पता होगा अभी recently ODI 100,000th ODI conclude हुआ है and that was played in India and West Indies and India won that ODI. So its answer is for India. Where is the headquarter of the International Olympic Committee situated? तो आंसर इज दोस्तों लुजियाना एंड दैट्स इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के अंदर इसका जो है वो है। विच स्टेट हैज वन द फर्स्ट प्राइज इन नेशनल माइक्रो MSME अवार्ड में सबसे बेस्ट प्राइज किस स्टेट को मिला है? द आंसर इज उड़ीसा। हु विन द पाल्म डे और एट 75th कैन फिल्म फेस्टिवल, कौन सी फिल्म को पाल्म डे और क्या अवार्ड मिला है? दैट इज गिवन टू द ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। तो ऐसे अवार्ड्स आप लोगों ने करने हैं। आईफा जो है वो अपना बैफ्टा, ऑस्कर्स प्लस केन्स फिल्म फेस्टिवल, क्योंकि उसका 75th एडिशन अभी कंक्लूड हुआ है, प्लस हमारा नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, सॉरी फिल्म फेयर अवार्ड प्लस नेशनल फिल्म अवार्ड्स, तो जो भी हुए हैं आपको करके जाने हैं ज़रूर। विच वॉज द फर्स्ट हिंदी नॉवल टू विन 2020 बुकर्स प्राइज? बुकर्स प्राइज के ऊपर देखो मैंने जो अपनी वीडियो बनाई थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के नाम पे। तो बुकर प्राइज वाज वन ऑफ देम एंड बुकर प्राइज जो है रिसेंटली 2022 में किसको मिला है? बीन गिवन टू टॉम्ब ऑफ सैंड। नेम द इंडियन राइटर हु हैज बीन कन्फर्म्ड विद द ओ हेनरी प्राइज इन 2022, द प्रेस्टिजियस ओ हेनरी प्राइज। इसके बारे में मैंने अपने अवार्ड्स वाले में बताया है, प्लीज आप उसको वीडियो को जाके जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। द आंसर इज अमर मित्रा। अमर मित्रा हैव वन दी 2022 ओ हेनरी प्राइज फॉर शॉर्ट बुक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इट्स पब्लिश्ड बाय UNDP, ठीक है। UNDP जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश करती है। विच स्टेट सिक्योर्ड बेस्ट पुलिस फोर्स फॉर द कंट्री इन सर्वे कंडक्टेड by Indian Police Foundation? So this is basically best police force when we talk about the smart police. So this is won by Andhra Pradesh. So Andhra Pradesh, D is the right answer. The UN World Tourism Organization recently released its UNWTO World Tourism Barometer report. Where is the headquarter of UNWTO? देखो रिपोर्ट के बारे में नहीं पूछा, हेडक्वार्टर के बारे में पूछा UNWTO का कहाँ पे। तो UNWTO का जो हेडक्वार्टर दैट इज माय डियर फ्रेंड्स इज इन मैड्रिड। मैड्रिड अगर आपको पता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो भैया जाइए और ये हेडक्वार्टर्स का गेम खत्म करिए। यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स आपको सारे पता होने चाहिए क्योंकि हमेशा आ जाते हैं। 53 in the PSLV C-53 mission ISRO launched 3 satellites of which country and that country is Singapore. सिंगापुर की 3 लाइटें अभी सैटेलाइट्स अभी लॉन्च की थी। Which of the 2 countries have applied to join the BRICS grouping? BRICS आपको पता है कि BRICS कौन से 5 देशों का समूह है
और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और अभी उसका वर्किंग चेयरमैन प्रेसिडेंट कौन है, सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये आपको पता करना है। इसका आंसर जो है दैट इज ईरान एंड अर्जेंटीना हैव अप्लाइड फॉर द ब्रिक्स। NPCI, दैट्स नेशनल पेमेंट जो अथॉरिटी है इंडिया की, इंटरनेशनल हैज साइन MOU विद विच ऑफ द कंट्री लायरा नेटवर्क फॉर एक्सेप्शन ऑफ UPI एंड रुपे कार्ड। तो रुपे कार्ड आपको पता है इस समय इंडिया में बहुत हेविली रुपे कार्ड चल रहा है, और वीजा और माइस्ट्रो को बहुत जबरदस्त टक्कर उसने दे रखी है। एंड गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू गेट दैट रुपे कार्ड इवन आउटसाइड इंडिया फॉर द फॉरेन ट्रेवल्स बाय इंडियंस सो दैट दे कैन अवेल देयर benefits of rupee card. So that first MOU which have been done by Indian government, that's been done by with the France government. So answer is France. An Indian citizen commits an offence out of India, he, तो अगर आईपीसी के अंदर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर कोई क्राइम करता है तो क्या उसके साथ क्या हो सकता है? कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया, उसको इंडिया में प्रोसिक्यूट नहीं किया जाता। कैन बी प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया इन द कंट्री वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड, तो उसको वहीं पे प्रोसिक्यूट किया जाएगा जहां पे उसने ऑफेंस किया है। कैन बी प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया इन एनी प्लेस इन विच ही मे बी फाउंड। तो दोस्तों इसका आंसर है 3। सो दिस इज बेसिकली द स्कोप ऑफ आईपीसी। तो इंडिया का अगर कोई बंदा बाहर के देश में जाके भी क्राइम कर आता है तो उसके ऊपर भी इंडिया के अंदर ट्रायल चल सकता है, सब्जेक्टेड टू दैट कि जो क्राइम उसने बाहर किया है दैट शुड बी अ क्राइम इन इंडिया एज वेल। दोस्तों अगला 57 इंडियन पेनल कोड केम इनटू फोर्स। तो देखा, हम डेट ही पूछ ली मैंने इस बार, बहुत सारे बच्चे, तो आपको अगर पता होगा, आपने साइटेशन पढ़ा होगा तो इंडियन पेनल कोड 1860 लिखा जाता है। तो 1860, इसमें 2 ऑप्शन तो हमने आउट कर दिए 2 और 3। 1860 में 6 अक्टूबर 24 अप्रैल। तो दोस्तों जो इसका आंसर है दैट इज 6 अक्टूबर 1960। 24 अप्रैल को जो हमारा केशवानंद भारती का जजमेंट आया था। इसका आंसर 6 अक्टूबर है। At present, how many categorization has been provided in section 21 of IPC for person to become public servant? Public servants की कितनी वहाँ पे कैटेगरीज हैं? देखा कितना माइन्यूट डिटेल पूछ लिया। अगर आप ढंग से पता होगा तो देयर आर ऑलमोस्ट 12 categories for public servant. अगला क्वेश्चन which of the following shall not be unlawful assembly within the meaning of section 141 of IPC? unlawful assembly क्या नहीं है इनमें से? An assembly of 5 or more person with a common object of only maintaining possession. Okay. An assembly 5 or more person vindicates supposed right of one or all by show of force. Okay. This is the definition. An assembly of 5 or more person to prevent arrest of person by the court under the order of the court. ये भी बिल्कुल है, to prevent the order of the court कर रहे हैं तो। An assembly of 5 or more person with common object of taking possession of property. So दोस्तों this is also इसके अंदर only maintaining the possession should not be the common object of unlawful assembly within the meaning of section of 141. ठीक है, तो 141 के अंदर अनलॉफुल असेंबली पर दिया गया, पढ़ना है उसको आपने। राइटिंग मीन्स यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस बाय अनलॉफुल असेंबली और बाय मेंबर देयर ऑफ इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली। राइटिंग किस में बताया गया है आईपीसी के अंदर? इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आईपीसी का अगर वीडियो आपने मेरा इस चैनल पे देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता होगा ये मैंने सेक्शन उसमें डाले हुए हैं, और अगर नहीं देखा है तो दोबारा उसको आप देख लीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर जो है दैट सेक्शन 146 जिसके अंदर राइटिंग का प्रिंसिपल हमारे आईपीसी में डाला गया है। अगला है फॉर एन एफरे। मैंने आपको पिछली बार बताया राइटिंग और एफरे में डिफरेंस क्या होता है आपने पता करना है। अब इसमें एफरे पूछा गया फॉर एन एफरे अंडर सेक्शन 159 ऑफ आईपीसी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड इज। दोस्तों अगर आप मेरे क्वेश्चन को भी ढंग से पढ़ लेंगे आपको तब भी पता चल जाएगा। देखो मैंने क्वेश्चन के अंदर डिटेल में लिखा है कि एफरे 159 के अंदर आता है। अगली बार अगर मैं आपसे पूछ लूँ एफरे किस सेक्शन के अंदर आता है तो आपने अगर मेरी वीडियो भी नहीं देखी और आईपीसी भी नहीं पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए इट्स अंडर 159। व्हाट इज एफरे? बेसिकली एफरे इज क्रिएटिंग अ पब्लिक डिस्टर्बेंस। तो पब्लिक डिस्टर्बेंस जब आप क्रिएट करने जा रहे हैं तो आप अकेले कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, 2 लोगों के कम से कम होने की जरूरत है। 2 लोग लड़ाई करेंगे और पब्लिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो उससे एफरे और उसे दंगा कहा जाता है। राइटिंग को बलवा कहा जाता है एंड दंगा इज डन बाय 2 पीपल। सो द आंसर इज बी। X with the intention of murdering Z instigates Y, a child below 7 years, to do an act which causes Z's death. Y in the absence of X in consequence of abetment does the act. So दोस्तों बेसिकली जो चाइल्ड है 7 साल के नीचे का उसने क्राइम कर दिया और उसे इंस्टिगेट किया था, क्या अबेटर ने अबेटमेंट की थी उसकी, तो अब उसमें कौन गिल्टी होगा? तो इसमें जो आंसर है दैट इज वाई इज नॉट लाइबल बिकॉज वाई इज डॉली इनकैपेक्स। वो बच जाएगा क्योंकि ही इज इन अंडर द फुल प्रोटेक्शन, मगर उसको इंस्टिगेट करने वाले पे वही सजाएं लगेंगी जो अगर क्राइम वो खुद करता तो उस पर लगती है। आंसर इज X is liable for the abatement. 63. Which of the following are grievous hurt? दोस्तों grievous hurt is a very important question और हर बार grievous hurt के ऊपर आ जाता है। grievous hurt में 8 प्रकार के hurts हैं, आप उसको जाके जरूर पढ़े। इस क्वेश्चन के अंदर they're talking which among of them is a grievous hurt? Emasculation is basically जो हमारा सेक्स ऑर्गन है उसके टेस्टिकल्स या उसको कुछ हर्ट कर देना कई बार, दैट इज अंडर ग्रीवियस हर्ट। परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ फेस, कुछ फेस में कुछ चेंजेस हो गए, आपको मारा किसी ने, घुसंड मारा या फिर आपको किसी ने
चाकू का निशान मार दिया, आपके फेस में चेंज हो गया। प्राइवेशन ऑफ मेंबर और जॉइंट, प्राइवेशन का मतलब होता है लॉस, यानी आपका कोई जॉइंट या आपका कोई हाथ वाथ कोई आपका लॉस हो गया, तो ये तीनों के तीनों जो है दैट कम्स अंडर ग्रीवियस हर्ट। बाकी और भी हैं 8 ग्रीवियस हर्ट्स हैं, आपने उनको सबको पढ़ना है। 64 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लिमिट्स द डिफेंस ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ पर्सन और अ प्रॉपर्टी। इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का जो प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी को क्या लिमिट कर सकते हैं। इज देयर सफिशिएंट टाइम टू रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज। ओके, अगर आपके पास पब्लिक अथॉरिटीज पर जाने का टाइम है तो आपका प्राइवेट डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। दैट मोर हार्म देन दैट इज नेसेसरी शुड बी कॉस्ट, that there must be reasonable apprehension of the death or the grievous hurt of the to the person or damage to the property concerned, all of them. So दोस्तों all of them is the answer। इन तीनों ही केसेस में आपको जो है कि आपने किसी को अपने डिफेंस से ज़्यादा हर्ट कर दिया, या फिर that there is reasonable apprehension of death or grievous hurt or hurt to the person or damage to the property concerned, ठीक है। तो इन तीनों ही कैटेगरी में आपको जो है वो डिफेंस नहीं मिलेगा प्राइवेट का, प्राइवेट डिफेंस का आपको जो एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। इफ जज आफ्टर राइटिंग हिज जजमेंट बट बिफोर डिलीवरिंग इट इन ओपन कोर्ट डाइज, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई हैव जस्ट गॉट इट फ्रॉम समवेयर एंड पुट इट इन द टेस्ट, कि अगर जज एक ऑर्डर है उसको लिख भी लेता है, उसको साइन भी कर देता है, बट वो उसको पब्लिक कोर्ट में प्रोनाउंस करने से पहले मर जाता है, तो क्या उसका जो ऑर्डर है वो फिर फ्यूचर में कोई जज सुनाएगा तो बाइंडिंग होएगा, या क्या उसका ऑर्डर है जो साइन हो चुका है वो बाइंडिंग होएगा? दोस्तों द आंसर इज नो। उसका जो ऑर्डर है वो सिर्फ एक मेयर ओपिनियन माना जाएगा। तो अगर जज अब एक ऑर्डर लिख भी देता है, उसे साइन भी कर देता है, बट उसे प्रोनाउंस नहीं कर पाया पब्लिक कोर्ट में, तो दैट शुड ओनली बी इन ओपिनियन। हाउ मेनी क्लॉजेस आर देयर इन द कोड ऑफ सीआरपीसी? देखो सीआरपीसी में कितने कोड्स होते हैं? आंसर इज 484। अगर आपने सीआरपीसी, बच्चे पूछे सीआरपीसी कैसे क्वेश्चन, अरे भाई सीआरपीसी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सिंपल से, डेफिनेशन में तो कुछ पूछ लेंगे, कॉग्निजेंट नॉन कॉग्निजेंट में कुछ पूछ लेंगे, छोटे मोटे क्वेश्चन जो अब मैं दिखाऊंगा इसके बाद वो पूछ लेंगे, या फिर ऐसे पूछ लेंगे कितने सेक्शन है सीआरपीसी के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए सीआरपीसी के अंदर कितने सेक्शन है, आर्टिकल्स कितने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताइए कमेंट बॉक्स में, कितने सेक्शंस हैं हमारे आईपीसी के अंदर बताइए कमेंट बॉक्स में। ये छोटी छोटी चीजें हैं कि कौन सा पार्ट है, कौन सा उसका ईयर है, कौन से उसके आर्टिकल्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, ये पता होना बहुत जरूरी है। 67 कंप्लेंट एज गिवन इन सेक्शन 2D ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी के अंदर जो प्रोसीजर के अंदर कंप्लेंट दी गई है, व्हाट शुड बी द फॉर्म ऑफ दैट कंप्लेंट? शुड इट बी रिटन ओनली, ओरल ओनली, इधर रिटन और ओनली, और ओनली साइंड रिटन कंप्लेंट मानी जाएगी। दोस्तों कंप्लेंट है दैट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन। कई बार आपको पुलिस वाले कहते हैं ना लिख कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने मुंह जबानी में बता दी दैट इज अ कंप्लेंट लॉज्ड, तो दैट इज इधर रिटन और ओरल। वारंट केस के अंदर इन विच पनिशमेंट इज डेथ लाइफ, आपको पता होगा समन केस और वारंट केस दो टाइप के केस होते हैं, ठीक है। तो वारंट केस के अंदर जो है वो आपको पनिशमेंट डेथ लाइफ इंप्रिजनमेंट की मिलेगी, मगर उसमें जो इंप्रिजनमेंट वो कितनी होनी चाहिए? 2 ईयर प्लस, ठीक है, मोर देन 2 ईयर, 2 ईयर के नीचे जो है दैट इट बिकम्स अ समन केस। 69 द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर एज फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड द नोटिफिकेशन एनी एरिया इन द स्टेट एज मेट्रोपॉलिटन एरिया कंप्राइजिंग अ सिटी। अच्छा, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अगर आपको अपॉइंट करना है, मेट्रोपॉलिटन किसी एरिया को बताना है, तो उसके लिए कितनी आपकी पॉपुलेशन होनी चाहिए सीआरपीसी के अंदर ये भी बताएगा, तो दैट इज दी 1 मिलियन। अगर आपकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है तो उसको गवर्नमेंट एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है। 70 विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स कांट कंसीडर द केस ऑफ लाइफ सेंटेंस? तो दोस्तों आंसर इज ए चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है इसके अंदर सेशन जज कर सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज भी कर सकता है, हाई कोर्ट जज भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दे सकता है, सेशन जज जो है वो फांसी की सजा भी दे सकता है, बट वो फांसी की सजा उसको देने के लिए यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ द हाई कोर्ट फर्स्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं हमारे 71 क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स राइट टू रिलीजियस फ्रीडम? सो इट इज 25 to 28। 72 पे चलते हैं, वर्ड हिंदूज इन आर्टिकल 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स एंड पारसीज। आंसर इज डी पारसीज। आपको पता होना चाहिए बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख्स हिंदू काउंट किए जाते हैं इवन हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। पारसीज इज ऑल टुगेदर डिफरेंट रिलीजन। According to the National Human Rights Commission Act 1993, who amongst the following can be the chairman? The chairman of NHRC is always a retired Chief Justice of India, so it's only a retired Chief Justice of India. 74. With the reference schedule of Indian Constitution, which of the following is or are correct matches? Second schedule के अंदर emoluments है, okay. Third schedule के अंदर allocation of Rajya Sabha seats है, okay. Fourth schedule के अंदर various forms of oaths by the holders of constitution. दोस्तों the answer is only one. ये इन्होंने उल्टा कर दिया है। Third schedule जो हमारा allocation of seats in Rajya Sabha, that's in fourth schedule, and third schedule contains various forms of oaths and oaths by the holders of
constitutional office. At the time of proclamation of emergency, a term of Lok Sabha can be expanded by year of 1. Just 1 year उसको expand किया जा सकता है. इंदिरा गांधी ने भी उसे किया था. ठीक है. 76 क्वेश्चन है. Which one of the following cannot be the ground of proclamation of emergency under constitution of war? Can be external aggression, भी armed rebellion. Internal disturbance can not be. Internal disturbance पहले होता था, उसको फिर हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में चेंज करा था? कमेंट बॉक्स में बताइए. इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके हमने बना दिया था वो आर्म्ड रेबेलियन. 77 अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट दी स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन? दैट्स अंडर आर्टिकल 355. 352 से लेकर 363 आपको इमरजेंसी के सारे आर्टिकल्स करने हैं. दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स माय डियर फ्रेंड्स. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू डिसाइड? ए रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन क्वेश्चन ऑफ द लॉ और फैक्ट. ए केस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ए केस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस. ए केस वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी लॉ हैज बीन चैलेंज्ड. आंसर इज 2, 3 and 4. क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए. They have asked in which of the following category of the case Supreme Court has the power to decide? आप लोग बोलेंगे सर प्रेसिडेंट भी तो सवाल पूछ सकता है क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट का सुप्रीम कोर्ट से, मगर सर उसको डिसाइड करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है. दैट इज ओनली a recommendation to the president. The final buck stops at president's table that he want to go with that decision or not. So A is not one of the option. जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ गई, जहां पे जनरल इंपॉर्टेंस की बात आ गई, क्वेश्चन ऑफ लॉ की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे बात नहीं करता कभी. वेन एवर यू नो कि क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस है, वेन यू लो कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बात है, सुप्रीम कोर्ट इज देयर बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो तीनों में नीचे कॉन्स्टिट्यूशन या जनरल इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ की बात हो रही है, तो इसलिए वो तीनों को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा. बट उसके जजमेंट बाइंडिंग भी होंगे और उसके जजमेंट जो होंगे वो एप्लीकेबल भी होंगे. मगर जब प्रेसिडेंट की बात आती है अंडर आर्टिकल 143, देन दैट इज जस्ट अ रिकमेंडरी पावर ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट. वो बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के लिए. तो इसलिए जो उसका ऑर्डर है, इसका क्वेश्चन क्या था? पावर टू डिसाइड. सो अंडर आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट डोंट हैव अ पावर टू डिसाइड, बट इट्स जस्ट दी फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रेसिडेंट ही कैन आस्क सुप्रीम कोर्ट एनी क्वेश्चन. 79 असर्शन एंड रीजन. क्या मतलब होता है? असर्शन जो ऊपर की स्टेटमेंट है वो नीचे वाली स्टेटमेंट उसको जस्टिफाई करती होनी चाहिए. देन यू कॉल ए इज द रीजन और आर इज द रीजन ऑफ ए. सो इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. ओके, सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, दैट्स ट्रू. वंस कोर्ट इज मेड अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इट्स पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट नेसेसरली फॉलोज देम. ना बिल्कुल नहीं. सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, क्या रीजन है उसका नीचे का जो आर है? नहीं है. तो इट्स बोथ स्टेटमेंट ट्रू. जो नीचे स्टेटमेंट वो ट्रू है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, वो पनिश कर सकती है कंटेम्प्ट के लिए, बट वो डिफाइन नहीं कर रहा ए को, वो उसका रीजन नहीं है. तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. In order to remove judge of Supreme Court, the president is required by the Constitution to receive address by each house of the Parliament, supported by majority of the total membership of the House, and prescribed by the majority of the member of the House present voting. The prescribed majority is the 2/3. किसी भी जज को आपको सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करना है, then 2/3 majority is the special majority which you have to kicked in. Which of the following statement is correct? Retired judge of Supreme Court is prohibited from bearing in plea in the court with territory of India. Okay, Supreme Court may issue writs for the enforcement of any legal rights within the territory of. दोस्तों second is wrong. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लीगल राइट्स के लिए रिट नहीं देता, फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट देता है. एंड सीधे सीधा लिखा हुआ है यहाँ पे लीगल राइट्स. सो सेकंड इज द रॉन्ग आंसर. 82 appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeals from High Court in regard civil matters pertains only. सिविल मैटर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ तभी जा सकते हैं when there is question of law. ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में कभी भी कोई केस सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता. सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कभी नहीं डिसाइड करती. यानी फैक्ट्स के ऊपर अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो वो नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट में. मगर अगर लॉ के ऊपर डिस्प्यूट है, यानी कोई कानून है जिसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहा हाई कोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं समझ आ रहा, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है इवन इन सिविल केसेस. तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज द राइट आंसर. What is the age prescribed for the person to qualify for appointment as judge of Supreme Court? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जज के लिए कोई भी एज अपॉइंट नहीं है, so no age is prescribed. If the removal motion is admitted, then the speaker chairman constitute a 3-member committee to investigate the. अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी मेंबर को रिमूवल के लिए एक कमिटी बनाई जाती है, 3-member कमिटी, दैट कमिटी इज कंप्राइज ऑफ सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. इसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 आंसर है. 3 मेंबर जो उस कमेटी के जो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए बनाई जाती है, वो 3 मेंबर्स होते हैं, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कि इसमें लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में, और दूसरा है जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो कि इसमें लिखा गया है थर्ड पार्ट में, और तीसरा है द एमिनेंट ज्यूरिस्ट. तो इन 3 लोगों की कमेटी बनती है जो डिसाइड करती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट होना चाहिए कि नहीं. आज तक कितने इम्पीचमेंट सुप्रीम कोर्ट जज के इंडिया में हुए हैं मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में. प्लस
एक केस जो इंपीचमेंट के लिए पार्लियामेंट में लाया गया था वो किस जज का था, उसका नाम लिख के बताइए। What among the following statement is true about the procedure of removal of Judge of Supreme Court of India? So, Judge of the Supreme Court may be removed from his current office by an order of President. There are only two grounds to removal: incapacity or proved misbehavior. So far, no Judge of the Supreme Court has been removed from by impeachment. The procedure for the removal of judge is regulated. तो दोस्तों इसमें जो आंसर है that's all of them. The Judge of Supreme Court may be removed from his current office by an order of President. President ही उसे रिमूव कर सकता है. There are only two grounds. उसके जो सुप्रीम कोर्ट को जज को रिमूव करने के दो ही ग्राउंड है: इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर. जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसको सो फार आज तक, मैंने पिछले क्वेश्चन का मेरा जवाब आ ही गया कि आज तक किसी भी जज को रिमूव नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट के. और फोर्थ जो है, जो जज को रिमूव करने की जो प्रक्रिया है, दैट्स बीन गिवन अंडर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968. Which of the following state joined India after referendum of its people? तो रेफरेंडम के बाद जूनागढ़ सिक्किम दोनों ही स्टेट जो हैं उन्होंने रेफरेंडम के बाद इंडिया को ज्वाइन किया था, बोथ ए एंड बी. जूनागढ़ का जो वो था रूलर था वो मुस्लिम था, मगर जो प्रजा थी वो हिंदू थी, इसलिए दैट हैपेंड द part of voting happened and they acceded to India. Which of the following statement are correct regarding constitutional amendment bill? The prior permission of president is required before introducing the constitutional amendment bill in parliament. President must give assent to the bill if duly passed by both the houses. So दोस्तों प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है उसको देने से पहले कोई भी हमें अपना कंसेंट की जरूरत नहीं होती. प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ जो कंसेंट की जरूरत पड़ती है वो मनी बिल्स के अंदर होती है जिसमें प्रेसिडेंट की चाहिए होती है. प्लस अगर आप स्टेट रिलेटेड कोई भी मैटर है जिसमें आप छेड़खानी कर रहे हैं, जिसमें आपका स्टेट का इंटरेस्ट भी है, तो आपको वो प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए. तो इसका आंसर जो है दैट्स आंसर 2, बिकॉज प्रेसिडेंट का कंसेंट जो है नहीं चाहिए होता इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. फर्स्ट पर्सन टू बी इंडक्टेड इनटू द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज दैट सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. तो दोस्तों वाइसरॉय ने जब सबसे पहले किसी इंडियन को अपनी कैबिनेट में लिया था तो दैट पर्सन इज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. वेरी इंपॉर्टेंट नेम, प्लीज रिमेंबर दिस नेम. Which of the following articles are correctly matched? Election Commission 338 definitely no. Election Commission is under 324, तो ये तो गलत ही हो गया. Finance Commission 280, Finance Commission is under basically 280, that's right. And then National Commission for SC, that's 324. देखो उल्टा कर दिया. 338 is Election Commission, 324 is Election Commission, 338 is National Commission for SC. CAG is under 148, Attorney General is under 676, definitely. So it's that's the answer is basically 1 and 3 are wrong. They are not correctly matched. जो इसका क्वेश्चन है, सॉरी उसमें मैं नॉट लिखना भूल गया हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग आर आर्टिकल्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड, तो उसमें 1 and 3 दे आर नॉट करेक्टली मैच्ड. ऊपर नॉट है, सॉरी फॉर दैट, मैं इसको वीडियो में ठीक कर रहा हूँ. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट. तो इसके अंदर जो शेड्यूल है वो सिंपल मेजोरिटी से कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं सारे शेड्यूल सिंपल मेजोरिटी से एक्सेप्ट द वन इन विच स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल. एंड यू कैन सी दैट इसमें हमारा अगर फोर्थ शेड्यूल आ जाता जिसमें एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स है तो वो भी नहीं सिंपल मेजोरिटी से होता, उसमें भी रेटिफिकेशन में जाना होता. मगर इसके अंदर फोर्थ नहीं लिखा गया है तो इसके अंदर सिर्फ 7 लिखा गया है. तो इसमें हम लोग जो है 1 2 3 को मार्क करेंगे. 7 जो है क्योंकि उसमें कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट आती है जिसके अंदर भी स्टेट का इंटरेस्ट आ गया, वो सिंपल मेजोरिटी से कभी पास नहीं हो सकता. उसमें या तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए प्लस रैटिफिकेशन बाय द स्टेट्स, या फिर उसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी का कुछ कॉम्बिनेशन लगेगा. 90 में द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय. तो दोस्तों द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द CGI, एंड CGI आल्सो हैव द 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस विद हिम. वो सीनियर 2 सीनियर्स जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के CGI, गवर्नर जो है वो एक लिस्ट भेजता है, स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर को लिस्ट देती है, जो स्टेट की जुडिशरी है वो गवर्नर को लिस्ट देती है, गवर्नर वो लिस्ट भेजता है सुप्रीम कोर्ट के इस पैनल के, बस सुप्रीम कोर्ट का पैनल डिसाइड करता है, ये भेजता है हमारे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसे फिर असेंट करता है. तो इसका ऐसे चलता है जब हम हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, और चीफ जस्टिस को करते हैं तो आपको इसमें बता ही दिया. When in bicameral legislation an ordinary bill which has been originated and assembly is rejected by the council. दोस्तों अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बाइकैमरल अगर स्टेट है उसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर किसी बिल को एक बार वापस भेज देती है जो लेजिस्लेटिव असेंबली में है, लेजिस्लेटिव असेंबली उस बिल को वापस लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज देती है, तो उसके पास राज्यसभा की तरह प्रिविलेज नहीं है. दोस्तों अगर लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिल को दोबारा भेज दे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को उस बिल को एक्सेप्ट करना पड़ता है. जितनी भी बाइकैमरल स्टेट्स हैं
उनके अंदर, मगर जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें ऐसा नहीं है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मनी बिल एक ऐसा बिल है जिसको राज्यसभा को पास करके वापस भेजना पड़ता है 14 दिन के अंदर। अगर वो ना पास करे तो उसे पास माना जाता है, मगर और सभी बिल में जो है वो दोनों हाउसेस का पास होना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन का कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फादर ने दिया, जहां पे कहीं ऐसे डेडलॉक लग जाए किसी कानून के अंदर, जहां पे लोकसभा तो भेज रहा है पास करके मगर राज्यसभा उसे पास नहीं कर रहा। तो इसका जो आंसर है दैट्स ट्रू, द असेंबली कैन ओवरराइड द काउंसिल बाय पासिंग द बिल फॉर द सेकंड टाइम विद और विदाउट एनी अमेंडमेंट्स। एक्सेप्शन टू जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, एक्सेप्शन क्या है जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट का? मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। दोस्तों आंसर इज 1 and 2। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन बिल जो है वो कभी भी ज्वाइंट सेशन में नहीं लाया जाता। ज्वाइंट सेशन में ऑर्डिनरी बिल्स लाए जाते हैं जहां पर डेडलॉक लग जाए, बट मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन बिल उनके लिए स्पेशल मेजोरिटीज कंसेप्ट्स हैं, उनके लिए जो कंसेप्ट है वो दिया गया है तो उसको फॉलो करना पड़ता है। Which of the following official take oath as the following to preserve the protect and defend the constitution? तो is it president, governor, chief justice of India and PM? So दोस्तों president and governor are the two posts जो oath लेते हैं to protect and defend the constitution of India. 95. The following is or are correct. A money bill can be introduced only. It's correct. Money bill is also a financial. It is also correct. All financial bills can be introduced only on the recommendation of president. दोस्तों 1 and 2 are right, not 3. अब इसके पीछे क्या है? मनी बिल इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल और भी टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2, जिसके अंदर जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड्स है, कई बार उसमें जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसको निकालना होता है, दैट कम्स इन फाइनेंशियल बिल 2। कई बार आर्टिकल 110 के अंदर हमारे कंसोलिडेटेड फंड्स के बारे में और भी बात करेंगे, अलग अलग खर्चों के बारे में बात की गई है, अलग अलग टाइप्स ऑफ मनी फाइनेंशियल बिल्स की बात करेंगे जिसमें हमें टैक्सेस के बारे में बात करनी है, तो वो हमारा फाइनेंशियल बिल 1 के अंदर आता है। फाइनेंशियल बिल 1 और मनी बिल, इनके लिए हमारे को प्रेसिडेंट का कंसेंट शुरू में चाहिए होता है, मगर जब हमको कंसोलिडेटेड फंड से कोई ऐसे खर्चे करने हैं छोटे मोटे जो कि आर्टिकल 110 के अंदर नहीं है, उसके लिए हमें प्रेसिडेंट का कंसेंट नहीं चाहिए होता। इसलिए जो थर्ड बात है उसमें बोला गया ऑल फाइनेंशियल बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये गलत है, क्योंकि फाइनेंशियल बिल 2 जो कि बात करी गई है शायद आर्टिकल 117 के अंदर, तो उसके अंदर हमारे को फाइनेंशियल बिल 2 के लिए हमारे को कभी भी प्रेसिडेंट के कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती। फाइनेंशियल बिल 2 क्या होता है? जिसके अंदर छोटे खर्चे कंसोलिडेटेड फंड से जो निकाले गए हैं उनको पास कराना हो पार्लियामेंट से। तो 96 द डिसीजन वेदर बिल इज मनी और इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर एंड दैट डिसीजन कैन बी क्वेश्चन। कहीं नहीं क्वेश्चन किया जा सकता। एक बार स्पीकर ने बोल दिया कि ये मनी बिल है, उसको आप किसी भी फॉर्म ऑफ कोर्ट में कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसका आंसर 4 नन ऑफ दीज है। व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड अ बिल पास बाय लोकसभा पेंडिंग इन राज्यसभा डज नॉट लैप्स। दोस्तों एक बार लोकसभा डिसॉल्व होगी तो उसने जो बिल पास करे हैं या जो बिल उसके अंदर पेंडिंग थे वो सब के सब लैप्स हो जाएंगे। तो 1 तो आउट हो गया विंडो से, ठीक है। अब बिल पेंडिंग इन राज्यसभा एंड नॉट पास बाय लोकसभा डज नॉट लैप्स। डेफिनेटली अगर कोई बिल राज्यसभा ने इंट्रोड्यूस करा है और राज्यसभा में पड़ा है तो वो बिल लैप्स नहीं माना जाएगा। लोकसभा जब आएगी, अगर राज्यसभा में वो बिल पास हो गया, लोकसभा में चला जाएगा तो लोकसभा से पास कर देगी तो वो बिल पास माना जाएगा। मगर अगर लोकसभा में कोई बिल पास भी करा है, लोकसभा के अंदर कोई बिल पड़ा भी है, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, वो बिल खत्म, वहीं पे उसका काम तमाम। तो जिसको आंसर है दैट्स 2 ओनली। द ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज मेंशन्ड। दोस्तों ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ जो ऑपोजिशन है दैट इज नॉट मेंशन्ड इन एनी our parliament laws and nor it's mentioned in constitution. It's mentioned in a statute. It's some salary and allowance of the leader of opposition. ऐसा statute एक बनाया था, उसके अंदर LOP की पोस्ट दी गई है। So दोस्तों a separate parliament statute is the right answer. The office of whip, office of whip भी कोई नहीं है। Of course US के अंदर office of whip एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मगर चीफ विप वहां पे कहा जाता है। बट इंडिया के अंदर विप जो है वो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज बना देती है, उसका यूसेज जो होता है वो किया जाता है जब हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ जो शेड्यूल 10 के अंदर है, कब जब उसको किक इन करना होता है तो उसके कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि विप यानी जो पार्लियामेंट्री विप है या जो स्टेट का असेंबली का विप है, अगर वो कोई ऑर्डर पास कर दे और उसको फॉलो ना किया जाए तो उसका ग्राउंड्स यूज करे जा सकते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर। मगर विप कोई पोस्ट ऐसी नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर स्टैट्यूटरी है। तो दोस्तों इट्स नन इज द राइट आंसर। ना इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ना इट्स रूल ऑफ द हाउस, ना इट्स अ पार्लियामेंट स्टैट्यूट। 100 क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑन द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ही शील कैन बी इम्पीच्ड इन द सिमिलर मैनर एज प्रेसिडेंट। नो, उसका डिफरेंट होता है। प्रेसिडेंट का जो रिमूवल का है वो राज्यसभा लोकसभा में कहीं भी लाया जा सकता है, मगर जो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है उसका इनिशिएशन हमेशा राज्यसभा से होता है। हमारे नीचे के ऑप्शन है, रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास बाय द स्पेशल मेजॉरिटी एंड एग्रीड बाय द लोकसभा। इट लुक्स बिट क्लोज बट इट्स नॉट exactly the special majority, it's the absolute majority which is given in answer 4. इसका जो आंसर है that's 4. resolution of Rajya Sabha passed by absolute majority in Rajya Sabha but can easily be simply majority be passed in Lok Sabha। यानी राज्यसभा के अंदर आपको इनिशिएट करना है वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल,
उसको आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी, व्हाट्स एब्सोल्यूट मेजोरिटी? एब्सोल्यूट मेजोरिटी, अगर राज्यसभा में 250 मेंबर है देन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इज 125 प्लस, ठीक है। तो आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेकर जानी है, उसको आपको पास करना है, यानी जो उसकी स्ट्रेंथ है उसकी मेजोरिटी को आपको पास करना है, एंड लोकसभा से आप उसको सिंपल मेजोरिटी से भी पास करा सकते हो। जो इसका आंसर है दैट्स आंसर 4, 104। तो इसी के साथ हमारा जो मॉक टेस्ट है दोस्तों दैट इज डन एंड डस्टेड। दोस्तों इसी के साथ हमारा मॉक टेस्ट यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों का मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया हो और आप लोगों को इस मॉक टेस्ट से बहुत फ़ायदा मिला हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मॉक टेस्ट सीरीज़ को बहुत ज़्यादा लव दे ही रहे हैं, मगर आप इसको अपने यार दोस्तों से शेयर भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों विद दिस Saurabh Karwal signing off. Take care and bye bye. And don't forget to write down your marks in the comment box down below and share this mock test with all of the law aspirants. Like this channel and if you can join my channel, support it. जितने भी महीनों के लिए आप लॉ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना, आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और एक मंथली फीस है वो दे के आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ दिस वर्क डिमांड्स लॉट ऑफ लेबर, लॉट ऑफ टाइमिंग एंड दैट लिटिल ज्वाइनिंग fees and that little joining clan thing just adds to the perks of working for you guys. So dosto with this Saurabh Karwal signing off. Take care and bye bye.